Suchi ma'am. हाँ जी, नमस्कार। On behalf of 40, I would like to welcome. जी मैम। सुचि मैम, आपकी ये जो जर्नी आपकी आईएएस होने की, ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और कैसे आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई? आईएएस होने की, मैं असल में, मेरे जो फादर हैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और मैंने कभी, जब मैं पढ़ाई कर रही होती थी तब मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं आईएएस बनूंगी। आईएएस, मुझे पता भी नहीं था कि आईएएस कुछ होता है। हमने तो सोचा था कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, और वही मेरी एक आकांक्षा थी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने की। लेकिन जब हम एमए में आए पढ़ते हुए, तो एमए में जब दूसरे बच्चे तैयारी कर रहे होते थे कॉम्पिटिटिव की, तब मुझे जानकारी हुई कि आईएएस कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी होती हैं जिसमें अपियर होना चाहिए। और मैंने इनफैक्ट अप्लाई भी नहीं किया था। तो एक बार एक प्रोफेसर, हमारे एक प्रोफेसर पापा के पास आए, उन्होंने कहा कि शुचि ने अप्लाई किया कि नहीं किया। तो मुझे पता नहीं था। फिर मैंने, कोई पुराने, उस जमाने में कंप्यूटर्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो मैं हमारा जो मेरे फादर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, और मैं सोचती थी कि प्रोफेसर बनना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, और यही मेरी आकांक्षा थी जिस समय मैं पढ़ रही थी। बिल्कुल भी नहीं था कि आईएएस वगैरह बनेंगे। लेकिन शुरुआत तो मैंने जब की थी, जब मैंने स्कूल में थी तो साइंस ली, क्योंकि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। साइंस, उस जमाने में साइंस ले लेते थे जो भी बच्चे पढ़ने में अच्छे होते थे, और दिमाग में ये था कि डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनने के लिए जब उसमें बायोलॉजी में, उसमें फ्रॉग डिसेक्शंस वगैरह होते थे, तो फ्रॉग डिसेक्शंस से करते करते मन भर गया। मतलब अच्छा नहीं लगता था फ्रॉग डिसेक्शंस करना। और एकदम जब 11th पास की तो डिसाइड कर लिया कि मुझे बायोलॉजी कंटिन्यू नहीं करनी है। उस दौरान एक कोई स्टूडेंट्स गाइडेंस ब्यूरो होता था यूनिवर्सिटी में, वो पापा के फ्रेंड थे, उन्होंने आके ऐसे ही हमारा आईक्यू टेस्ट किया, और उस आईक्यू टेस्ट में कहा कि इसको तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहिए। उस समय मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वगैरह क्या होती है। तो उन्होंने फिर कहा कि इसका जो आईक्यू है उस रंग का है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहिए। उसी हिसाब से फिर सब्जेक्ट्स ले लिए, और तब भी कोई इतनी ऐसी वो नहीं थी कि हमको आईएएस ही बनना है। मेरे दिमाग में तो प्रोफेसर बनने का ही था, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनेंगे। लेकिन जब एमए में करते करते, हिस्ट्री में मैंने ऑनर्स किया, उसमें यूनिवर्सिटी टॉप किया, और फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स लिया, जैसा उन्होंने मुझको गाइड किया था स्टूडेंट्स गाइडेंस ब्यूरो वाले ने, कि 2 सब्जेक्ट्स अगर अच्छे से तैयार हो जाएं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा होता है। इकोनॉमिक्स में जब ज्वाइन किया, तब उस समय लोग चर्चा करते थे आईएएस की तैयारी की और सब की, तब थोड़ा थोड़ा लगने लगा आईएएस का। उसके बाद भी मैं कोई बहुत ऐसी नहीं थी कि हाँ इसमें आईएएस में ही जाना है। और अभी जो चीफ सेक्रेटरी यहाँ से रिटायर हुए हैं जी, वो भी मेरे सीनियर थे, और उस दौरान हमारे डिपार्टमेंट्स, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट्स में से खेमराज चौधरी जी थे, जो अभी रिटायर पहले हो चुके हैं, वो भी हमारे डिपार्टमेंट से थे। तो हम लोग करते करते, डेस्टिनी इस तरफ थी, इसका फॉर्म भरा और इसमें सिलेक्शन हो गया, और बस यही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कंटिन्यू कर गए। मैम, आपकी जर्नी में जैसे आपने बताया आपके माता पिता का बहुत रोल रहा है। माता का, एक मदर का अपने उनको एक प्रोफेशनल आउटलुक देने के लिए उनको क्या बताना चाहिए विमेन को, अपनी बेटी को? मेरी जो माँ है बंगाल की हैं, बंगाल से हैं, और मुझे पापा हमारे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। एक इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर मुझे घर पे वैसे भी मिला था, और मम्मी से हमें जो एक डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन का बहुत जबरदस्त, और सारी इस ढंग की घर से जुड़ी हुई, और पढ़ाई में बचपन की जो पढ़ाई है, जो शुरुआती क्लासेस की पढ़ाई में, तो हमको मम्मी ने ही हमको बैठ के पढ़ाया। हमारी हैंडराइटिंग पर ध्यान देना, हमारे बेसिक मैथमेटिक्स पर ध्यान देना, लैंग्वेज पर ध्यान देना, ये सारा। और बहुत इंसिस्टेंस था कि हमको अच्छा परफॉर्म करना है। अच्छे परफॉर्म करने पर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता था इस बात का कि अच्छा परफॉर्म करना है। और मुझ में भी कुछ ऐसी लगन थी
कि जो भी करना है उसमें मतलब सबसे आगे रहना है। तो मम्मी का नो डाउट जो अनुशासन का जो उन्होंने हमको दिया, और जिस ढंग से खुद मेहनती थी और खुद जिस ढंग से काम करती थी, हर काम को बड़े परफेक्शन के साथ करना, तो वो एक इम्पैक्ट तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर पड़ा है। और वो ही हमारा काम का स्टाइल उसी ढंग का हमने अपनाया। मैं समझ सकती हूँ मैम कि मदर से ज्यादा कोई बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं होता, खासतौर पे एक लड़की की लाइफ में। एंड हम समझ सकते हैं। नेहा का कहना ये भी था कि आपकी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी सुपर वुमन वही रही है, और उन्होंने किस तरीके से, आपने बहुत बखूबी से बताया कि कितनी सारी जिम्मेदारियां आप निभाती हुई, और आप उन्होंने निभाते हुए आपके लिए टाइम निकाला और आपके करियर को इस शेप में दिया। अगर अब मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछूं पर्सनल लाइफ से थोड़ा परे होके, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि एक एंटरप्रेन्योर के नजरे से देखें तो एमएसएमई के पास आज स्किल लेबर की बहुत कमी है। तो अगर इंडस्ट्री के साथ मिलकर हमें कोई कोर्स डिजाइन करना चाहें, तो क्योंकि आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी रह चुकी हैं, तो अगर हमें इंडस्ट्री के साथ मिलकर कोई कोर्स डिजाइन किए जाएं तो हम ये कमी पूरी कर सकते हैं, ये हम सब जानते हैं। मगर ऐसा क्या किया जा सकता है, किस तरीके के करिकुलम की डिजाइन करने की जरूरत है? बिकॉज मैं खुद एक एजुकेशन बैकग्राउंड से रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बहुत वाइड शिफ्ट है एक स्किल सेट और एक बेसिक एजुकेशन में होने के अंदर। तो आप किस तरीके से चाहेंगे कि हमारी एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके के कोर्सेज पे काम करना चाहिए, और किन चीजों का ध्यान रखते हुए हमें करिकुलम डिजाइन करना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम को लेकर हमें बहुत सी शिकायतें रहती हैं। एज पेरेंट भी महसूस, स्टूडेंट भी महसूस किया है, और सब जगह से जिस ढंग का फीडबैक आता है, और मैं खुद ये मानती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम जो हमारा जिस ढंग से पनपा, उसमें फंडामेंटल कई प्रॉब्लम्स हैं। देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, मतलब हमको फंडामेंटल पे स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। जो हमने एजुकेशन हमने जो जिस ढंग से विकसित की, और ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम जिस ढंग से ये पनप के आई हमारे सामने, वो कुल मिला के एजुकेशन एक नौकरी केंद्रित एजुकेशन हो गई कि जो भी एजुकेशन है उसमें डिग्री लेगा, डिग्री लेके उसका डिग्री बेसिक क्वालिफिकेशन है किसी नौकरी में एंटर होने के लिए, और उसमें उसके आधार पे अगर नौकरी में सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बचे खुचे लोग कुछ और अपने धंधे कर लेंगे। मतलब एक प्रॉपर जिसको मैन पावर प्लानिंग कहते हैं, उस ढंग से इसको देखा नहीं गया। दूसरी चीज, एजुकेशन को हमने बहुत एकांगी बना दिया, केवल उसको नौकरी तक केंद्रित करके। एजुकेशन बेसिकली जो उद्देश्य है एजुकेशन का, वो एक उसको हैप्पी, जो भी स्टूडेंट है, जो शिक्षार्थी है, उसको एक आनंदमयी जीवन की ओर अग्रेसित करे, उसको हम एजुकेशन कह सकते हैं। लेकिन और इनफैक्ट जो जीवन का उद्देश्य भी हमको आनंद की प्राप्ति ही है, मस्त रहें, खुश रहें, सबको खुश रखें, सब लोग आप खुश रखें, सभी के जीवन का उद्देश्य ये होता है। और एजुकेशन उसमें एक सहायक की भूमिका और बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक की भूमिका निभा सकती है। लेकिन एजुकेशन ने ये अपना उद्देश्य को गौण कर दिया, खुश रहने वाला, सुख देने वाला, और केवल एजुकेशन केंद्रित हो गई डिग्री हासिल करने पर। तो ये हमारी एक बेसिक जो कमी है एजुकेशन में, इस तरफ मैंने एज सेक्रेटरी हायर टेक्निकल एजुकेशन ध्यान दिया। और बहुत सारी कमियां हैं, सिलेबसेस में हमारा हमारे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, हमारे कुछ माइंडसेट्स जो हैं वो इतने इनर्शियाटिक माइंडसेट्स हैं कि हम कुछ परिवर्तन करने की ये चाहते ही नहीं है, या दिखता ही नहीं है। हम समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, ऐसा हमने कभी नहीं जोड़ा। हमने अपनी समस्याओं के समाधान को शिक्षा के साथ नहीं जोड़ा कभी भी। तो शिक्षा के सिलेबस जो हमने डिजाइन किए, जो चले आ रहे हैं बहुत पहले से, उसमें कुछ कई ऐसे चैप्टर्स वगैरह होते हैं जिसमें राजनीतिक वाद विवाद भले ही होते रहते हो, लेकिन हम उसमें आधारभूत चेंज नहीं करते। शिक्षा बेसिकली ऐसी होनी चाहिए जो
उसको एक पर्सनालिटी को ग्रूम करे, उसको एक आनंदमयी पर्सनैलिटी बनाए, उस स्टूडेंट को खुश रहना सिखाए, उसको एक संपूर्ण मानवता के साथ जोड़े, उसको शिक्षा कहते हैं। अभी हमने सिलेबसेस को, जैसे टेक्निकल एजुकेशन का मैं बताती हूँ, पॉलिटेक्निक एजुकेशन का हमने सिलेबस को मॉडर्नाइज कर दिया, उसमें ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप्स को इंट्रोड्यूस किया, ज्यादा प्रैक्टिकल कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया, अननेसेसरली जो एकेडमिक्स पर हमारा जो बहुत ज्यादा जोर रहता है और फिर उसके आधार पे हम बच्चों को पास फेल करते रहते हैं, मेरा ये मानना है कि ये कोई बहुत सही तरीका नहीं है। इसमें हमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट जब हम डालेंगे तो बच्चा कम से कम उस इंडस्ट्री की शिक्षा को हम इंडस्ट्री के साथ ओरिएंट करेंगे, तब बच्चा उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ग्रूम हो पाएगा और वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारा सिलेबस निर्धारित होगा, उसके हिसाब से प्रैक्टिकल निर्धारित होंगे और वो ज्यादा सक्सेसफुल एम्प्लॉयमेंट के मार्केट में भी, और वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा एज एन एंटरप्रेन्योर। तो ये चेंजेस करना बहुत ज्यादा आवश्यक था, वो हमने टेक्निकल एजुकेशन में किए हैं। और इवन हायर एजुकेशन की जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी मैं बार बार हैमर कर रही हूँ कि अपने कोर्सेज को रिवाइज करें और उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल कंपोनेंट रखें। इसी में ही हमने एक जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन मेरे दौरान जो मैंने किया है वो है, इसमें एक आनंदम करके हमने कंपोनेंट जोड़ा है करिकुलम में, और आनंदम जो है बेसिकली कम्युनिटी सर्विस जोड़ दिया हमने कंपल्सरी। अब जो किसी भी विधा का विद्यार्थी हो, किसी भी स्ट्रीम का विद्यार्थी है, वो कम्युनिटी में इंटरेक्ट करेगा एज अ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट टेकअप करेगा, कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को समझेगा और उनके सॉल्यूशन देने की कोशिश करेगा। चाहे वो अगर कोई हिस्ट्री का विद्यार्थी है तो बच्चों को जो अपने कम्युनिटी में है उसके हिस्टोरिकल स्टडीज जो भी हैं, जो कोई अगर सपोज वहां पर बच्चों को पढ़ाने का काम वो कर सकता है, कोई साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो वो प्रैक्टिकली कई चीजें देख सकते हैं, जैसे वाटर की सैलिनिटी की प्रॉब्लम है या सॉइल्स के बारे में स्टडी है, कोई इंजीनियर्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं या जो हमारी वाटर स्केयरसिटी की प्रॉब्लम्स है उससे लिंक होके वो बच्चे को सॉल्यूशन दे सकते हैं, कहीं सड़कों के समाधान दे सकते हैं, कहीं सैनिटेशन एंड हाइजीन के समाधान दे सकते हैं। तो कम्युनिटी सर्विस को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कंपलसरीली, सारी यूनिवर्सिटीज ने लगभग ये एक्सेप्ट कर लिया और इस सत्र से सब बच्चों में आनंदम नाम से बच्चे कम्युनिटी सर्विस करेंगे, एज अ ग्रुप करेंगे। इस बहाने वो बच्चे इंटरडिपेंडेंस सीखेंगे, कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को सीखेंगे, जो केवल खुद पर केंद्रित रहते हैं बच्चे, जो आत्म केंद्रित रहते हैं केवल और जो अपने ही दुखों से ग्रस्त रहते हैं और अपने साइलोज में व्यस्त रहते हैं, कोई अपने गेम्स में व्यस्त हैं, कोई अपने कंप्यूटर्स पे, कोई अपने मोबाइल्स पे, वो प्रवृत्ति। और जब उनको कम्युनिटी के दुखों से वो जुड़ेंगे तब उन्हें लगेगा कि भगवान ने हमें स्वयं को खुद कितना दिया है और खुद को कितना दिया है और हम देने की पोजीशन में देकर वो आनंद प्राप्त करेंगे। ये आनंदम का कॉन्सेप्ट हमने फंडामेंटल चेंज किया है और ये राजस्थान पहला प्रदेश है पूरे इंडिया में जिसने ये फंडामेंटल चेंज को इंट्रोड्यूस किया है। तो मैं समझती हूँ कि शिक्षा को अलग दृष्टि से देखा जाना और शिक्षा का जो मुख्य मकसद है कि प्रत्येक को खुश रखना, प्रत्येक को सुखी जीवन देना, उस पे हमको एम्फेसिस देना बहुत जरूरी है। सुचि मैम, थोड़े मैं आपको लाइटर मोड पे लेके जाना चाहूंगी, पर्सनल मोड पे फिर से आपको मैं ले जाना चाहूंगी। आप आईएएस ऑफिसर होने के साथ साथ एक सुपर वुमेन भी है जो अपना वर्क लाइफ बैलेंस, पर्सनल लाइफ दोनों को जगह कर रही है। तो मैम, आप सबको खुश रखती होंगी, लेकिन आप वो क्या चीजें हैं जो आपको एज अ पर्सन खुश रखती है? आधार सबसे पहले जो खुद खुश रहता है वो सबको खुद खुश रख सकता है। सबसे पहले हमें खुद को खुश रखना बहुत जरूरी है। तो मैंने अपने कॉम्प्रोमाइजेस, मुझे बहुत सारे शौक हैं और बचपन से और जैसे ड्राइंग करना मेरा शौक है, मैं डूडलिंग करती रहती हूँ, मीटिंग्स वगैरह भी होती है, मेरा उसमें भूमिका नहीं होती तो मेरी पेन चलता रहता है। और स्टूडेंट आई स्केचिंग का बहुत शौक है, पेंटिंग का शौक है, म्यूजिक है। तो गाने के लिए कोई डालना पड़ता है, इसलिए अलग से सीखना पड़ेगा। बाथरूम आपके लिए, इसके अलावा किचन में गाइए और कहीं पर भी गाइए, तो उससे आनंदित रहते हैं। और हो सकता है कि
ना या वो सब हमारे परिवार में, वो सब उसके मेरे है, मेरे गाने की भी। म्यूजिक का वो इसका इंस्ट्रूमेंटल का शौक है, शौक सीखने का शौक है। इनफैक्ट हर चीज सीखने का अच्छा लगता है सीखना। आई एम लर्निंग, स्टिल आई एम लर्निंग। सितार सीखा जब मैं अलवर में पोस्टेड थी, वहां सितार सीखा, और उसमें सीख के, जबकि मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे और सितार सीखते थे, मैं उनके साथ बैठ के करती थी। बच्चों से इंटरेक्ट करके हम लोग बहुत लाइवली होते हैं और बहुत आनंदित होते हैं। और इसके अलावा रीडिंग का मुझे शौक है, पोइट्री करने का शौक है। तो बहुत सारे शौक हैं। इससे मैं खुद अपने आप को, मतलब एक सहज रूप में ही मैं एक खुश व्यक्ति हूँ, और मेरे इर्द गिर्द मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई दुख हो। और इसलिए एक एटमॉस्फेयर में अगर पॉजिटिविटी रहती है तो आपके अराउंड भी लोग, मेरा जब चाहे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मेरे डिस्पोजल हो, चाहे एज अ हाउस वाइफ मेरा जब मैं घर पे काम करती हूँ, तो उसमें एक पॉजिटिविटी जहां पर होती है उसमें स्पीड आ जाती है मेरे डिस्पोजल में। मैं ऑफिस में भी कहीं अटकाऊ प्रवृत्ति वाली वो प्रवृत्ति मेरे में नहीं है। और घर पे भी 3 बर्नर्स पे चला के, और सब्जी दाल, और साथ साथ एक कोई और ब्रेकफास्ट, इकट्ठा दूध को गर्म करना, बहुत स्पीड से करने का काम मैं करती हूँ, और मैं इस चीज को एंजॉय करती हूँ। मैम आपने बहुत ही खूब बोला कि आप जो खुद खुश रहता है वो बाकी लोगों को भी खुश रखता है। जब आपने आप आपकी हाउसवाइफ होने की बात की है, तो उस पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सुबह ही म्यूट कर लो जी। मैम जहां आपने बात छेड़ी ही है आपके हाउसवाइफ होने की, मैं आपसे आपके हस्बैंड के बारे में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके किड्स, आपके बच्चे, इन सब के बारे में थोड़ा जानना चाहूँ। हस्बैंड मेरे जुडिशरी में, ही इज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। और बच्चे मेरे, एक बच्ची तो सर्विस में आ गई है, और दूसरा बस फाइनल ईयर में है। और बच्चे बच्चे भी मस्त हैं, अच्छे हैं। वो भगवान की दया से स्वस्थ हैं और खुश रहते हैं। माय डॉटर इज अ वेरी गुड कथक डांसर, उसमें भी वो ट्रेड्स आए हैं। गाना सब बच्चे बच्चे दोनों, वो बेटी भी अच्छा गाती है, बेटा भी अच्छे गाते हैं। मतलब शौक मस्त रहते हैं। और मैंने इन बच्चों पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं डाल रखा कि ये बनना है या वो बनना है, या आईएएस बनना है या डॉक्टर बनना है। सबसे पहली चीज है कि उनको खुश रहना है, और इसी पे ही मेरा एम्फेसिस है। कभी नेगेटिविटी ना पालें, और कभी कोई किसी के लिए बुरा ना सोचें, और कोई इस ढंग से ना सोचें कि वो मेरे बारे में खराब सोच रहा है। वो नेगेटिविटी से ग्रस्त नहीं रहना चाहिए। बहुत जरूरी है कि हम अपने घर में एक खुशनुमा एटमॉस्फेयर बना के रखें, जिससे आजकल अदरवाइज ये जो समस्याएं हैं, बच्चे कोई डिप्रेशन में आ रहे होते हैं, साइलोज में बैठे हुए हैं, अपने अपने फोन्स पकड़ के बैठे हुए हैं, आपस में उनको प्यार नहीं है, या आपस में जेलसीज हैं, कॉम्पिटिशंस हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशंस हैं, एलियनेशंस हैं। उन सब से ईश्वर का आशीर्वाद है, मैं स्पिरिचुअल भी हूँ, भगवान में एक पूरी आस्था है, और मेरा मानना है कि हमारी बुद्धि के सोचने की बहुत सीमा है। कितना भी सोचने, कितना भी विज्ञान से कहाँ तक भी पहुंच जाए, लेकिन फिर एक असीम वर्ल्ड उसके ऊपर और पड़ा हुआ है, जो जहां तक हम नहीं पहुंच सकते। तो वो एक जब हमको एहसास होता है कि हम पूरे इस व्यवस्था में बहुत ही मिनिस्क्यूल हैं, हम बहुत ही क्षुद्र हैं, तो वो भी हमको एक जमीन पर खड़े रहने देता है, और उस ईश्वर के प्रति हमको नतमस्तक रखता है। हर सांस के लिए उसको धन्यवाद देने की मुझ में प्रवृत्ति है। मैं मानती हूँ कि ये जितनी भी सांसें हैं सब उसकी देन है, और उसकी कृपा है, बहुत कृपा है कि हम सब खुश हैं। मैम कभी बच्चों ने कंप्लेन नहीं किया कि आप इतनी हाई प्रोफाइल रैंक पे थी, इतनी सारे सिस्टम में तो टाइम ही नहीं मिलता, कि उनको कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि आपने टाइम नहीं दिया, कभी अकेलापन फील नहीं हुआ, कभी कंप्लेन नहीं की? आप लोगों को आश्चर्य होगा जानकर, मैं बड़ी टफ पोस्टिंग्स पे रही हूँ। जनरली हमारी कई बार जो महिला अधिकारी होती हैं वो ऑफ पोस्टिंग्स पे रहना पसंद करती हैं। मुझे इनफैक्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आई नेवर लाइक टू बी ऑन डल पोस्टिंग्स। इफ आई हैड बीन गिवन, क्योंकि हम लोगों को अलग अलग समय में पोस्टिंग अलग अलग मिलती रहती हैं, लेकिन इवन अगर मुझको कोई डल, जिसको सामान्य लोग डल समझते हैं, वो पोस्टिंग भी मिली, तो उसमें भी मैंने कुछ ना कुछ क्रिएट किया। मतलब मुझे हमेशा फंडामेंटल्स पर स्ट्राइक करने की आदत है।
उसमें कुछ ना कुछ क्रिएट किया। जनरली जिस डिपार्टमेंट में गई, अपने कर्मचारियों को खुश रखा, अपने अधीनस्थों को खुश रखा, उनको प्रमोशंस मिले, उनकी कोई सर्विस से जुड़ी हुई समस्याएं, पब्लिक की भी कोई समस्याएं हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ माय पॉजिटिव एटीट्यूड। और सिमिलरली घर पे बच्चों को आप को आश्चर्य होगा कि मैं इन टफ पोस्टिंग्स पे रहती हुई, चाहे मैं पीडीए में रही, चाहे नगर निगम में रही, ये बहुत टफ पोस्टिंग्स होती हैं और काफी आपका टाइम डिमांड करती हैं। उसके बावजूद भी बच्चों के शिक्षा में, बच्चों के ग्रूमिंग में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ना तो उनके न्यूट्रिशन के लेवल पे कॉम्प्रोमाइज किया, ना उनके हेल्थ के लेवल पे कॉम्प्रोमाइज किया। और उनकी जो स्कूल्स में प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने करने, जैसे हाउसवाइफ जो घर में जो महिलाएं रहती हैं, जो सर्विस नहीं करती हैं या जॉब्स नहीं करती हैं, उनके तरीके से ही मैंने कंप्लीट उन लोगों को उनके पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स में जाना, उन लोगों के बच्चों के प्रोजेक्ट्स में उनको कभी कोई फैंसी ड्रेस में जाना है तो कुछ सामान लाना है, कोई उनकी ड्रेस लानी है, या प्रोजेक्ट्स के लिए कभी कोई क्रेप पेपर लाना है, कभी कलर्स लाने हैं, कभी स्केच पेन्स लाने हैं। इन सब में कहीं पर भी उनको कभी उनको तकलीफ नहीं होने दी इन बच्चों को। और ऐसा कोई भी कभी ये उन बच्चों को भी शिकायत नहीं हुई कि मम्मी ने हमारा साथ नहीं दिया। अब जैसे बेटी कथक डांसर है तो उसको पूरा डांस की ग्रूमिंग के लिए, अब डांस के लिए पूरा सामान चाहिए होता है, कहीं से घुंघरू लाने हैं, कहीं से तबले वाले का इंतजाम करना है, कहीं से उनकी ड्रेसेस करनी है, कहीं से मेकअप मैन का करना है जब उसका स्टेज शो वगैरह हो। तो उन सब में कहीं कॉम्प्रोमाइज किसी तरह का नहीं किया। और उसके लिए हो सकता है मुझको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़े, लेकिन बिकॉज आई एंजॉय इट विद माई किड्स, आई लव माई किड्स एंड आई एंजॉय डूइंग ऑल दिस, तो मुझे कभी बर्डन जैसा भी नहीं लगा। उसके लिए अपने आप टाइम भी मैनेज हुआ। इसको अब आप सुपर वुमेन कहें, कुछ कहें, लेकिन इस तरह से जिंदगी निकल गई। मैम, ये आपकी तो जर्नी यही थमी ही नहीं है। आपने बच्चों के साथ, जुडिशरी के साथ, अपनी पोस्टिंग साथ जो पढ़ाई करने का दौर आपने अपना चालू रखा, आपने पीएचडी भी अब कर लिए। आप अब डॉक्टर सुचि शर्मा है। मैम, इस एज को, इस मुकाम पर आ जाने के बाद आपको ये मोटिवेशन लगातार पढ़ने का किस तरीके से मिला? मैं आपको एक और बात बताऊंगी। मुझे बहुत ज्यादा शौक रहा किताबें देख के, है ना, इन जनरल, मतलब मुझसे रहा नहीं जाता। इस ढंग की प्रवृत्ति रही है। तो जब मेरी बेटी पैदा हुई थी उस समय, पूरे प्रेगनेंसी के दौरान मैंने फ्रेंच डिपार्टमेंट ज्वाइन करके डिप्लोमा इन फ्रेंच मैंने ज्वाइन किया हुआ था। उसमें फ्रेंच का किया, डिप्लोमा इन फ्रेंच यूनिवर्सिटी से। और जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई उस दिन मेरा वाइवा था फ्रेंच का। तो क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था तो मिसेस आशा पांडे थी, डॉक्टर आशा पांडे, बहुत ही शानदार लेडी थी, मुझे बहुत दुख होता है वो नहीं रही। उन्होंने वाइवा में उस मेरे जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे मार्क्स दिए। और उसके बाद भी मैंने एमबीए में जुड़ी रही। कुछ एमबीए के मेरे पेपर्स रह गए थे, तो ओपन यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। तो खाना बनाते बनाते, रोटी बनाते बनाते, बच्चों को पालते हुए वो एमबीए भी कर लिया। और पीएचडी मैंने नहीं की है। पीएचडी मुझे मेरे वर्क के रिकॉग्निशन में, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो मेरी सर्विसेज रही उसके रिकॉग्निशन में जगन्नाथ यूनिवर्सिटी ने डीलिट की मुझको उपाधि दी है। वो इसलिए डॉक्टर का उपाधि है जो अभी मुझको रिसेंटली मिली है। और फ्रेंच का मैंने फिर से आलियांस फ्रांसेस के साथ भी ज्वाइन किया। तो मुझे लर्न करना बहुत अच्छा लगता है और निकल जाता है समय अगर आपको किसी चीज का पैशन हो। मैं जेके रोलिंग को पढ़ रही थी। जेके रोलिंग का मैंने देखा कि वो सारी हैरी पॉटर की इतनी शानदार इमेजिनेशन के साथ, व्हाट एन एक्सप्रेशन, और क्या लैंग्वेज करके इतना शानदार उन्होंने लिखा। वो ऐसी इसी ढंग से लिखा, बच्चे को पालते हुए, शी वॉज सिंगल मदर, और उन संघर्षों को करते हुए, गरीबी के साथ संघर्ष करते हुए वो किताब लिखी। अब वो भली बहुत रिच वुमेन हो गई है, लेकिन पैशन मैटर्स, पैशन मैटर्स। मैम, मैं आपके पैशन के साथ आपको आपके बचपन में थोड़ा ले जा रहा हूँ। आपका बचपन किस सिटी में बीता और आपके जो भाई बहन थे उनके साथ आपका क्या रिलेशन, कैसा रिलेशन था? हम 4 भाई बहन हैं और दो में तो हम लगभग एक ही साल के अंतर में, तो हम दोनों एक ही क्लास में पढ़े। जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता है, जयपुर में ही मेरी सारी स्कूलिंग है। और एक छोटी बहन है, एक भाई है। तो
बहनों में बहुत क्लोज प्रोक्सिमिटी थी। और सबसे जोरदार बात यह है कि हम घर पे जो भी स्कूल में होता था वो एक एक चीज हम घर पे शेयर करते थे मम्मी से। और टीचर की नकल करके बताना, ये करना आपस में, मतलब एक एक चीज हम लोग इतने शेयर थे, इतनी जबरदस्त शेयरिंग थी कि हम लोगों में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन गैप नहीं था। और वो लगभग अब भी इसी ढंग से है हमारा कनेक्टिविटी भाई बहनों के बीच में भी। मैम आपने अपनी हॉबीज की लिस्ट तो मतलब फेरिस्त बोले, एक लिस्ट है, म्यूजिक है, ड्राइंग है, पेंटिंग्स है, पोइट्री है। मैम इसके लिए इतना पैशन, इतना टाइम, एक हाउसवाइफ जब एक शादी बच्चे के साथ अब करियर भी हो जाता है, बाकी हॉबीज तो पता ही नहीं चलती कि हाँ इनके लिए भी टाइम निकाला जा सकता है, या उतना पेशेंस लेवल आता ही नहीं है। मैम क्या आप मैनेज, आपका ऐसे टाइम टेबल मैनेज करती हैं या टाइम मैनेज करती हैं, आपको वक्त मिलना से? मैं टाइम मैनेज नहीं करती, मैं टाइम टेबल बिल्कुल भी नहीं बनाती। और जैसा मैंने कहा कि मैंने कहीं जैसे मैंने पेंटिंग कहीं सीखी नहीं है, पर मुझे जो पेंटिंग्स देखती हूँ, और मेरी सिस्टर आर्ट में है, वो अच्छी आर्टिस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ मैं कई एग्जीबिशंस में, आर्ट एग्जीबिशंस में जाती रही हूँ, म्यूजियम्स देखे हैं। और और घर पे एक आर्टिस्टिक माहौल है। इनफैक्ट घर पे घर में जो मैंने इनहेरिट किया है, इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस में ही मैंने, मम्मी की ड्राइंग अच्छी है, गला बहुत अच्छा है गाने का, और म्यूजिक का ओरिएंटेशन है। पापा बहुत अच्छे पोएट हैं, काफी अच्छे पोएट हैं, और लिटरेरी उनका बहुत जबरदस्त एप्टीट्यूड है। तो वो हमने इनहेरिट भी किया है, एटमॉस्फेयर भी मिला, और इसलिए फिर उसके लिए बहुत ज्यादा अलग से समय नहीं निकालना पड़ता। पर मैं जैसे इवन ऑफिस जाती हूँ तो मेरे साथ एक किताब जरूर साथ चलती है। मेरी नोटबुक के अलावा, मेरी डायरी के अलावा एक किताब जरूर साथ रहती है, चाहे वो किसी शायर की किताब हो या कोई, अधिकतर मैं पोइट्री, इसलिए कि पोइट्री पढ़ने में कम समय लगता है, उपन्यासों के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो उपन्यासों में मेरी इसलिए समय उतना नहीं होता, तो उपन्यास नहीं पढ़ पाती। पर शॉर्ट आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में, जैसे स्पीकिंग ट्री मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उसमें से पिकअप कर लिया। और इन सब से करके, और जो हम इंटरेक्ट करते हैं, पब्लिक में इंटरेक्ट करते हैं, आसपास दुख दर्द देखते हैं या किसी भी तरीके का, तो वो एक सेंसिटिविटी को है। तो पोएट्री अपने आप उसमें से कई बार निकल के आ जाती है। तो वो लिख लेती हूँ। आजकल तो इतना सुविधा है कि आपको डायरी वगैरह की भी जरूरत नहीं, आप अपने इसमें आईफोन पे ही नोटबुक में लिख लेते हैं। तो मैं जनरली लिख लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि एक बार मुझको किसी इसमें बोलने का मौका मिला, तो उसी में इंस्टेंट पोइट्री उसी समय बना के लिख दी। तो पोइट्री का तो वो, मैं नहीं कहती कि कोई मैं बहुत श्रेष्ठ पोएट हूँ, लेकिन लिख के और बोल देती हूँ, वो ही बस। और पाया मैंने अभी कहीं पर तो, पर अच्छा लगता है मुझे पोइट्री पढ़ना और अपने आप को एक्सप्रेस करना। मैं एक्सप्रेस होती हूँ। इनफैक्ट मैं हाउस वाइफ या मदर, सबसे पहले मेरा मैं जो शुचि हूँ, जो मैं एक वुमेन हूँ या जो मैं एक लड़की हूँ, वो मेरा इंटैक्ट है अभी तक। उसको मैंने कभी दूसरे रोल्स मेरे उन पर कभी भी हावी नहीं हो पाए। वो मेरा व्यक्तित्व जो है, जहां पर बियॉन्ड मदर, बियॉन्ड एडमिनिस्ट्रेटर, बियॉन्ड हाउसवाइफ, एक बियॉन्ड ऑल रिलेशंस, एक जो मेरा व्यक्तित्व है वो इंटैक्ट है। और वो ही मुझको एक्सप्रेस करवाता है ड्राइंग के रूप में, म्यूजिक के रूप में, पोएट्री के रूप मैम कोई पोइट्री अगर हम आपसे सुन सकें तो, में। हाँ आपके मोबाइल पे कोई एक पोइट्री। हाँ, मैं देखती हूँ ये। एक मैंने अभी जो लेटेस्ट लिखी वो बताती हूँ। जी मैम। ये थोड़ी सरियलिस्टिक, मेरा इनफैक्ट जो एप्टीट्यूड है वो सरियलिस्ट ज्यादा है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट ज्यादा है। मैं पूरे एग्जिस्टेंस को एक मानते हुए करती हूँ, जिसमें, तो मैं एक उसके बारे में एक सुनाती हूँ। चांद पे लिखा है मैंने, वो कभी बंधा नहीं, ठहरा नहीं, वो कभी बंधा नहीं, ठहरा नहीं, न जला कभी बुझा नहीं, वो चांद फिर भी मेरा है। वो कभी बंधा नहीं, ठहरा नहीं, न जला कभी बुझा नहीं,
वो चांद फिर भी मेरा है, वो कभी अंधेरा है, कभी आधा है, अधूरा है, अक्सर बादलों से घिरा है, सरहदों के घेरों से बहुत दूर। वो कभी अंधेरा है, कभी आधा है, अधूरा है, अक्सर बादलों से घिरा है, सरहदों के घेरों से बहुत दूर। वो शहर की हर रोज ऊंची उठती इमारतों से ऊंचा है, इन चौड़ी चौड़ी सड़कों की हमेशा उस पार, अटे बाजार की रोशनी में गुम, फिर भी किसी अनसुने शब्द सा, अनचिन्हे रंग सा बिखरा है मेरे आसमान में पूरा होकर। फिर भी किसी अनसुने शब्द, अनचिन्हे रंग सा बिखरा है मेरे आसमान में पूरा होकर। ये छोटी सी कविता है चांद पर। थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू यू सुबोही। मैम आपने अपनी पोएम से लिटरली मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं बल्कि अपना कॉन्वर्सेशन आपके साथ एक आपकी ही पोएम के साथ शुरू करना चाह रही थी, जो आपने बहुत ही मार्मिक एक सिचुएशन में लिखी थी। आई थिंक सीआरपीएफ जवान जब नक्सलियत से के दौरान मारे गए थे। मैं वो भी आपका, आप बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन है, बहुत एजुकेटेड वुमन है। मैं उस पोएम को जो मैंने निकाला था वो भी मैं शेयर करना चाहूंगी एंड सब लोगों को बताना चाहूंगी इस वक्त कि आपकी वो साइड भी कितनी स्ट्रॉन्ग है। मतलब एक क्रिएटिव साइड होती है, एक दर्द अलग होता है, एक खूबसूरती को निहारना अलग होता है, और आप किस तरीके से एक प्रॉपर 360 डिग्री पर्सोनिफिकेशन है उसकी। तो आई वुड लाइक टू से इट्स अ वेरी शॉर्ट पोएम। लेट इट बी, let it be, let it be in the ocean of humanity. How can it be that the innocents die at the hands of the cruelty? And we simply have tears in our eyes and a few mourning words. Then the world moves on with a great philosophy of moving on. Massacres happen and then life goes on with this stoicism in hearts and blank looks in the eyes with a feeling of helplessness and nothing in our hands. Is this why we are here? Do you have any answer, O Almighty, to the questions that hover? मैम बहुत ही मार्मिक तरीके से आपने बताया, और बहुत ही आपने किसी ना किसी तरीके से आपने इस बात को तो दर्शाया ही कि चाहे कुछ भी हो, हम में कहीं ना कहीं एक हिपोक्रेसी रह जाती है। हम कुछ दिनों के लिए तो उस चीज को एड्रेस करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं लोगों से और सब पे, और कितनी आसानी से भूल जाते हैं। मूव ऑन, लेट इट बी हमारा एक मंत्र बन गया है। मगर मैं आपके करियर के अंदर वो चीज देख रही हूँ कि आप उस मंत्र से कितना दूर है। अभी इससे पहले जब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हम किस तरीके से करिकुलम को डिजाइन करें, आपके क्या विचार हैं, और आपने बहुत बेहद खूबसूरती से बताया कि आप इन चीजों के अंदर ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंटल हैं कि आप किस तरीके से वो चेंजेस ला रही हैं। तो आप किस तरीके से लेट इट बी वाली मेंटालिटी से दूर होके कि जो चल रहा है चलने रहे, तो मैं अपना काम करती हूँ, बहुत मेरे पास ऑलरेडी काम है। आपने किस तरीके से उस मेंटालिटी से अपने आप को दूर रखकर और किस तरीके से रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की है, दैट इज इंस्पायरिंग। हैट्स ऑफ टू यू मैम। चलिए मैम, हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि हमने Where did you get this poem from? I am a digital marketer, तो मुझे मालूम है कौन से कहाँ से निकालना होता है। I think I shared on WhatsApp only. I didn't show it anywhere. Don't worry, ma'am. Your secrets are safe with me. But it's good. Yes. I was disturbed at that time. I was very much disturbed, and it is really. I just can't tolerate callousness of people, and how can one be so much callous towards and insensitive towards humanity, the dying humanity. How can we? And this moving on, the life moves on, really pricks my deep sensitivity. It really pricks, and it was that pressure I wrote. Yes. Yes, ma'am. मैम अब थोड़ा सा वापस से हम उसी चर्चा को, जैसे हमने पहले करिकुलम डिजाइन के ऊपर बात की थी,
मैं उसी से एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि अब कोविड-19 के पश्चात अब हम एजुकेशन सिस्टम में ऐसे क्या बड़े बदलाव संभावित हैं जो इंडस्ट्रीज के लिए फायदेमंद हो सकते हैं? मैं Yes. खुद ही कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स जानती हूँ जहाँ जैसे फ्यूल योर स्किल्स है, जहाँ जहाँ पे आपके लिए बहुत ही यूनिक स्किल सेट डेवलपमेंट के कोर्सेज आ रहे हैं, बट ऐसे प्लेटफॉर्म्स को हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं और उसमें हमें ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से हेल्प कर सकती है? मैम कुछ बताएं। नहीं, this is COVID times is really very challenging times, और it is unprecedented crisis, unprecedented crisis। और सबसे बुरी बात जब हुई है जब लॉकडाउन के दौरान लोगों के धंधे उजड़ गए एंड अच्छे खासे लोग सड़क पर आ गए, तो इट वाज रियली बहुत ही बहुत खराब सारा सीन था, सीन है। अब लोग बर्दाश्त करके चुप बैठे हुए होंगे, लेकिन वो बर्दाश्त कब तक होगी पता नहीं। तो एजुकेशन में स्किल्स को जोड़ने की जहां तक बात है कि ये प्रयास तो हो रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत भी इन्होंने स्किल यूनिवर्सिटी के साथ किए हैं, हमने कुछ किए हैं, लेकिन इस समय बहुत जबरदस्त रिसोर्स क्रंच है। और बहुत दूसरा ये कि जो हमारी जो नॉर्मल एजुकेशन है वो ही सफर कर रही है इस समय। तो हम क्लासेस नहीं ले पा रहे, और कई जो वो कोर्सेज भी थे वो भी हम उसको भी कंडक्ट नहीं करवा पा रहे, क्योंकि अब फिजिकली क्लासेस होना फिलहाल संभव नहीं है जब तक कि ये कोविड सिचुएशन में कुछ रिलैक्सेशन ना आए। तो बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर कुछ मैं अभी कई लोगों से संपर्क में हूँ, कई फर्म्स के साथ भी संपर्क में हूँ, और जहां तक रहा सवाल टीचिंग का, बच्चों की क्लासेस का, तो उसके लिए हम ई लर्निंग के कई प्लेटफॉर्म्स विकसित कर रहे हैं, ई लर्निंग की कोशिश कर रहे हैं, अपने टीचर से भी लेक्चर्स अपलोड करवा रहे हैं। लेकिन जो इन बच्चों का जो फाइनल, अभी तो एक एग्जाम भी बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको लेकर भी यूजीसी ने कुछ ऐसे गाइडलाइंस दे दिए हैं जो हम लोगों के लिए बहुत परेशानीदायक हो रहे हैं कि इनको एग्जाम्स होल्ड करने पड़ेंगे, उनकी डिग्रीज नहीं आएगी। हमारी सरकार ने भी ये लिया है कि बच्चों को डिग्रीज टाइम पर मिल जाएं ताकि वो अपनी तैयारियां करना शुरू कर दें, चाहे वो किसी भी दिशा में जाना चाहें, वो कॉम्पिटिटिव में जाना चाहें या कोई हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो उनको पुराने ईयर्स के हिसाब से उनको मार्क्स मिल जाने चाहिए और उनका असेसमेंट हो जाना चाहिए। ये क्योंकि बहुत ही स्पेशल circumstances हैं, this is kind of unprecedented, never had been like that, so it is a world over situation, so we should हमारी सरकार ने ये स्टैंड ले रखा है कि एग्जाम्स कैंसिल करके बच्चों को डिग्रीज दे दी जाए। डिग्रीज के अलावा जो बच्चे एंटरप्राइज करना चाहते हैं, अब जैसे हमारे इंजीनियरिंग में, पॉलिटेक्निक्स में हमने इंट्रोड्यूस किया है कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज के साथ कुछ हम एमओयूज करने भी वाले थे कि स्किल्स इम्पार्टिंग जो कई फर्म्स हैं उनके साथ भी, कि हम उनको बच्चों के साथ जोड़ दें और अपने अपने हिसाब से बच्चे वो स्किलिंग करवाएं। अभी ये एमओयू हमने स्किल यूनिवर्सिटी के साथ भी किया है, लेकिन वो उनमें फीस है, काफी फीस ज्यादा भी है, पर फिर भी ये कोशिश की जा सकती है इसको कि कहीं सीएसआर के तहत इन बच्चों की मदद की जाए, और कहीं से और जहां या पार्शियली और हम स्किल जो भी एंटरप्राइजेस हैं उनके साथ बच्चों को जोड़ के कुछ ऐसा एमओयू हम वर्कआउट कर सकते हैं। मैं खुद चाहती हूँ कि इस ढंग के जो एंटरप्राइजेस हैं वो हमारे संपर्क में आए, हमसे मिलें और उनके साथ बैठ के हम कुछ ऐसे फॉर्मेट करें कि वो बच्चों को ट्रेन भी कर दें, इंटर्नशिप वाला पार्ट भी, और बच्चों को अल्टीमेटली वो एब्जॉर्ब भी कर लें। वाले पार्ट में उनको भी वो मदद मिल जाएगी, उन एंटरप्राइजेस को भी, बच्चे भी सीख जाएंगे, ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसको कहते हैं। कुछ इस ढंग के अगर ऐसे एंटरप्राइजेस कुछ हैं, कुछ आइडियाज हैं, आई ऑलवेज वेलकम सच आइडियाज, वी कैन डू समथिंग। और बच्चों की जो एम्प्लॉयबिलिटी की ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे इंग्लिश स्पीकिंग, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर उनको एम्प्लॉयबल बनाना है तो एक इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश का बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं,
तो वो हमारे इस इंडस्ट्रीज के एटमॉस्फेयर में कैसे फिट हो, कैसे वो एफिशिएंटली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके बारे में भी कुछ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं, और उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं। हमने कई एमओयू कोविड से पहले किए थे, लेकिन इस समय हम वी आर इन अ फिक्स हाउ टू मूव अबाउट इट अगेन, मूव फॉरवर्ड दीज कोर्सेज। तो ये एक है, पर आई ऑलवेज लाइक टू हैव आइडियाज all those who are participating here, and agar is done, please contact me. We are open to discuss. We can also hold a workshop with all such enterprises who are in a position to give employment, or who are in a position to give training to our students. हमारे different categories के students हैं, technical students हैं, हमारे पास education के students भी हैं, तो I am open to. Ma'am, that's a very good undertaking that you're going ahead with, and I really applaud you for that. आपने अब यहाँ कहा तो यहाँ मैं एक मौका देना चाहूंगी ये बात करने का कि मैम हम लोग के यहाँ बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे 40 वुमेन में ही 2 ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी एजुकेशन संस्थाएं चला रहे हैं। मैं सबके लिए यहाँ फ्लोर पे एक सुझाव रखना चाहूंगी कि जितने भी बच्चे हैं उनके लिए इंटर्नशिप जो है एक रेगुलर वो होना चाहिए, एंड उनको एक अपनी डिग्री के अलावा दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में दूसरे स्किल सेट्स के साथ साथ इंटर्नशिप करवानी चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि कब इस तरीके का वक्त आए, कब हमारी नौकरियां हमारे हाथ से चला जाए, तो हम दूसरी चीजों के लिए कितना मतलब कितने तैयार हैं, नहीं हैं, कितने एंटरप्राइजिंग हो सकते हैं, तो वो चीजें हमें पता चलनी चाहिए। वरना जनरली ये होता है कि सिविल का आदमी है तो वो किसी पीएनसी फर्म के अंदर जाके आपका इंटर्नशिप कर रहे हैं, बजाय आपने अभी खुद कहा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, जो ये दूसरे मल्टी डोमेन मल्टी स्ट्रीम के अंदर हम इसे इफेक्ट में ला सकते हैं। तो मैं आपसे इस बारे में जरूर मिलना चाहूंगी। और नेहा हमारी खुद एक कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट के तरीके से एक प्रोग्राम शुरू करना चाह रही है 40 के तहत, जिसमें हम किस तरीके से आने वाली संस्थाओं को और आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को हम ग्रूम कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग लोग हैं। तो मैं और नेहा आपसे जरूर मोस्ट वेलकम आपका वक्त चाहेंगे। मैम इसी तहत मैं अपना लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। मेरे क्वेश्चंस बहुत ड्राई हो रहे हैं, बट मैं खुद एक बड़ी एंटरप्रेन्योर हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा उत्सुकता है इस वक्त जानने के लिए, क्या भविष्य में डिपार्टमेंट हम जैसे लोगों के लिए भी कोई स्पेशलाइज कोर्स लाएगा क्या हमें ऐसे कोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम जानते हैं, और टेस्टिंग टाइम्स में एंड स्पेसिफिकली फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को मैं ये तो नहीं कहती उनके पास स्किल सेट नहीं होता, मगर उनके पास वो वक्त नहीं होता, क्योंकि हमें वी आर जगलिंग सो मेनी बॉल्स इन द एयर टुगेदर। सो क्या हमारे पास ऐसे कोर्सेज हो सकते हैं, मिनी कोर्सेज, या फिर डिपार्टमेंट कुछ ऐसा प्रमोट कर सकता है कि हम औरतें इन तरीके के कोर्सेज को लें और अपने आप को बिल्ड कर सकें? Why not? हम इस तरह के कोर्सेज में मतलब इनफैक्ट we should always be open to move with times, and we should always be open to looking forward to reforms. और इस ढंग की अगर हमको अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें ये हमारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स और तैयार हो सकती हैं, तो ऐसे कोर्सेज हम स्पेशली डिजाइन करवा सकते हैं। हमारे पॉलिटेक्निक्स में ऐसे डिजाइन हो सकते हैं, ऐसे हमारा सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है। पर मुझे एक स्पेसिफिक डिमांड आप लोगों से इंटरेक्ट करके मुझे पता करनी होगी किस ढंग का स्पेसिफिक आपको चाहिए, तो वी कैन डिवाइस सम कोर्सेज, एंड उसमें हम कुछ उसके अरेंज भी कर सकते हैं कि हम उसको सब्सिडाइज कोर्सेज हों। हम किसी CSR के तहत भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बाड़मेर गई थी, बाड़मेर में इंजीनियरिंग कॉलेज के को देखने के लिए गई थी। वहाँ JSW जिंदल वाले जो हैं, जिंदल एनर्जी वाले, और वो वुमेन को इतना कई तरीके से तैयार कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे, और प्लस उनको वो दे रहे हैं, उनको एवेन्यूज भी दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज भी दे रहे हैं, उनको यूज भी कर रहे हैं। तो इस ढंग की बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे टेक्निकल एजुकेशन में, तो टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हम बहुत कुछ इसमें यूज कर सकते हैं।
there should be a demand from side, and specifically मुझको बताएं वो demand exactly कि आप क्या चाहते हैं, किस रंग का चाहते हैं. When you come to me and discuss something across the table, तब sitting across the table, तब हम कुछ निकाल सकेंगे. And we can also hold a workshop specially dedicated to women entrepreneurs. There's no problem. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. नेहा, हम क्या सेशन में बहुत से लोग दूसरे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं औरतें, तो क्या हम इसको सुबह ही बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए हमारे 40 विमेन विंग के मेंबर्स काफी कुछ सोचना चाहते हैं. वो उनकी पर्सनालिटी से इतने प्रभावित हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए, लेकिन टाइम का अभाव है, इसलिए हम थोड़े से कुछ ही क्वेश्चंस लेना चाहेंगे. राधिका, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, yes. हाँ जी, राधिका. Yes, ma'am. Thank you so much, Neha, ma'am. Very good evening, Suchi, ma'am. It's a great privilege to be a part of this session. I must say you are truly an inspiration for all the ladies over here. I really want to know one thing. What is the key to success for a woman who has to take care of family as well as business? Key to success is only, for me, key to success only is positive thinking, and be positive, the confidence, and you should never be shy about if any defeat is there, if there is some, if you are not able to do something, don't feel shy about it. Try to learn and learn more, and be positive. Ultimately, things will be in your favor. Only thing is positivity. Okay, thank you so much, ma'am. Khushbu, you want to ask? Good evening, everyone. Yeah, good evening, everyone. Hello, ma'am. It's a great opportunity to speak to you. As we all know that you have received many awards, especially state award in 1944 for the rural development and 1994 award for your exceptional work in slum areas. So during the COVID, as we all know, the economic and financial difference we can see. So can you just guide us, as in being an 40 woman and being a youth, how can we contribute to the society as an Indian and the rural area? May I know your background, means in which subject you have specialized, or what are you doing at present? If you are an intern. I'm MBA in marketing. Okay. See, there is no dearth of work if you want to do something. For slum areas, I have interacted a lot in slum areas. I shifted almost 53 Kachi Bastis when I was posted in JDA. And it's not an easy task. I rehabilitated them. So there is ample scope of work in slums. Literacy, nutrition, and even financial education, if it is a legal education, and even anything can be done for their for providing them good lives. So there is no doubt of that. And even if you want to adopt a village and do something great there, then you can. There are so many government welfare schemes. These are, we as watchdogs, we can always do a social auditing of the schemes being implemented in the field, whether they are being implemented properly or not. There are widow pensions. There are Mahatma Gandhi Narega scheme, whether it is being implemented properly or not, whether the widows are getting pensions on time or not. There are Palanhar schemes for orphans. So many things are there. You can adopt a village and know, you can study that village in details, the problems of the village, and what are the schemes there. And you can also even suggest the solutions of the problems there.
nowadays so many women groups are working for this women hygiene also. This is a big, now it's a good achievement of this time that now we are discussing so openly the about menstrual hygiene. Otherwise it was always in a hush hush manner, and so many women suffered for that. So, a lot of things can be done if you want to do. Okay, thank you, ma'am. The weather is right now so tricky. बारिश हो रही है बाहर, मैं सोच रही हूँ अगर ये कोविड की वजह से वर्चुअली हम लोग इतने इजीली इवेंट कर पा रहे हैं, अदरवाइज अगर ये फिजिकल होता तो शायद हम लोग सब भाग रहे नहीं करता, होते यहाँ बिल्कुल से। सही है। तो हर, जैसे आपने कहा, एक खुश इंसान अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही लेता है, इसी तरह से कोविड ने हम लोगों को भी बहुत सिखाया है। मैम, आपका थोड़ा सा वक्त और लेंगे, हमारे साथ है पूनम मदान जी, शी वुड लाइक टू आस्क समथिंग। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते, बिल्कुल ठीक है मैम, आप एक मल्टी फेसेट पर्सनालिटी हैं, बहुत इंस्पायरिंग है। आप स्पिरिचुअल बीइंग भी हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, आप कुकिंग भी एंजॉय करती हैं, आप पोइट्री भी करती हैं। माय गुडनेस, इतनी सारी चीजें आप लाइफ में कैसे मैनेज करती हैं? मुझे तो इस सफलता का मंत्र बताइए। और आपका जो आनंदमय, जो आप बोलते हैं आनंदम आनंदमय, मतलब हैप्पीनेस क्वेश्चन पे आप काम कर रहे हैं मैम। तो आज की डिप्रेसिंग टाइम पे हमें उसका मूल मंत्र बताइए कि हम लोग अपने हैप्पीनेस को कैसे अचीव करें, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंट टाइम्स। देखिए, हैप्पीनेस, देखिए मैं जो मानती हूँ, अगर इसको इंडिविजुअल उसके ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं, तो एक अपना एक्सटर्नल वर्ल्ड है और उसके साथ साथ एक इंटरनल वर्ल्ड है। यस। और कोविड के दौरान मेरे ख्याल से जिन लोगों ने राइट ट्रैक पे सोचा, उन्होंने अपने इंटरनल वर्ल्ड के अंदर झांका है, और वो जो एक समता की स्थिति होती है, हम जो बाहर के वर्ल्ड में और अंदर के वर्ल्ड में जब वो बराबर बैलेंस करके हम चलेंगे, वो सुखमय जीवन है, वो आनंद की स्थिति है। उसी की ही लिए ही सारा प्रयास किया जाता है। अब उसमें मेडिटेशन एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है। आप अंदर के वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने के लिए आप कुछ समय तो अपने आप को दें, कम से कम 30 मिनट्स आप पूरे उसमें से निकाल लें और शांत होके बैठ जाएं। मेडिटेशन के लिए कोई बहुत जरूरी नहीं है कि मैं अपने लेवल की बात करती हूँ, क्योंकि ऐसे तो मेडिटेशन की अपनी पूरी बहुत सारी पद्धतियां होती हैं, उसना चाहती, लेकिन जहां पर भी, चाहे आप सौंदर्य को, आप जो प्राकृतिक सौंदर्य को आप निहारते हैं और अकेले बैठ के अगर प्राकृतिक सौंदर्य को निहारें, उसमें आप जब डूब जाते हैं, वो भी मेडिटेशन है। आसमान में तारे देखें, उगते हुए चांद को देखें, चांद को छुपते हुए बादलों में। हम अभी मैंने देखा कि इन जनरल हम लोग आसमान की तरफ देखते ही नहीं है। जब हम ऐसे बुरी तरह से भागते चले जा रहे हैं, बेइंतहा सड़कों पे गाड़ियां भाग रही हैं और पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खड़ी होके जब मैं अकेली कहीं अपने घर से देखती हूँ, तो मुझे लगता है हम भाग कहाँ रहे हैं, ये सारे के सारे लोग। तो आसमान को देखें, आसमान में रोज सुबह सूरज उगता है, आसपास उसके पक्षी होते हैं, तितलियां उड़ती हैं। मतलब ये, इस सौंदर्य को अगर हम देख लें, ये भी एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है। इट गिव्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। तो ये छोटे छोटी चीजों में हम सुख अगर ढूंढने लग जाएं, हंसते हुए बच्चे को देखें, बच्चे की भोली आंखों को देखें, क्या नहीं, मतलब जहां पर भी आप सौंदर्य देखना चाहेंगे, आपको सौंदर्य दिखेगा। एक भोली भाली गांव की औरत है, वो कितनी साधारण तरीके से बातें कर रही है, वो सौंदर्य आपको अपील करता है। और आप इसमें दूसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है लव। ये एक जो प्यार है, जो मोहब्बत है, इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि मैन वुमेन की बात कर रही हूं मैं। ये ऑल एनकम्पासिंग, ये पूरा एक वाइड कॉन्सेप्ट है, और इसमें डूबता है आदमी। इसमें डूबना, इसमें भूलना अपने आप को, ये बहुत बड़ा अध्यात्म है, बहुत बड़ा ध्यान है। चाहे वो ईश्वर की भक्ति में आप लीन हो रहे हैं, चाहे आप अपने बच्चे में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बच्चे को सुख दे रहे हैं, और जिस भी काम में हम लगे हुए हैं, चाहे वो मैं पेंटिंग करती हूँ, आई फॉरगेट एवरीथिंग, आई एंजॉय सो मच माई कलर्स एंड ब्रश। वो पेंटिंग कैसी बनती है उससे मुझे कोई वो नहीं होता, लेकिन अब उसमें घुसे हुए इन्वॉल्व, इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि अपने आप को भूल रहे हैं। जब हम अपने बाहर को भूलेंगे तो अंदर से जुड़ेंगे। तो ये मैं ऐसा मानती हूँ कि ये कुछ
ऐसा है कि जो आपको अपने आप से जोड़ता है। और आप जिस दिन हर एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना जब शुरू करेंगे, एक्सट्रीम्स को अवॉइड अपने आप ही जब ध्यान करते हैं तो एक्सट्रीम्स अवॉइड होने शुरू हो जाते हैं, आप बीच में केंद्रित हो जाते हैं। तो आप ना तो किसी की बुराई अच्छी लगती है, ना किसी की एक्सट्रीम प्रशंसा अच्छी लगती है। और इतने ध्यान जब एक ऐसा सामने आ जाता है तो वो एक स्थिति है जिसको आनंद की स्थिति, मैं ऐसा मानती हूँ कि वो आनंद की स्थिति होती है। अच्छा नहीं लगता कि हम कहीं पर बैठे हुए बुराइयां ही करने बैठे हुए हैं। इतनी नेगेटिविटी यहाँ से भर के लेके आते हैं, चैनल्स चलते हैं, न्यूज चैनल्स दिमाग खराब कर देते हैं। वो खिड़कियों में बैठे हुए जो लोग चिल्ला रहे हैं, पर मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे मैनेज करते हैं इतना। तो इन सब से जितनी नेगेटिविटी से दूर रहें और जितनी खूबसूरती का अनुभव करें, खूबसूरती अनुभव करने की चीज है, उसका अनुभव करें रंगों में और संगीत में। संगीत इतनी खूबसूरत चीज है, तो एक अपने आप ही उसके आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती चल जाती है, फ्रस्ट्रेशंस नहीं होते, डिप्रेशंस नहीं होते, और अच्छा सा लगने लग जाता है। यही यही मैं सोचती हूँ। ये मैं अपने स्तर के आधार पे बोल रही हूँ, और आई एम नॉट प्रीचिंग एनीवन टू डू दिस। मैम यू आर अ ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। आप कितने हार्ड टास्क मास्टर होंगे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, पर आप अंदर से एक कवि हृदय है आपका, मतलब वेरी सॉफ्ट, एंड यू अप्रिशिएट द ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ, एंड आपसे बहुत कुछ सीखने को है। जब मैं आपको सुन रही हूँ तो ऐसे लग रहा है कि आप इनर इंजीनियरिंग भी करते हैं, आप बहुत ज्यादा एजुकेशन के लिए भी इतना काम कर रहे हैं। मैम आप पता नहीं कैसे सब कुछ मैनेज करते हैं। यू आर एन इंस्पिरेशन ट्रूली फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू थैंक मैम। यू, थैंक यू। इस सेशन का आखिरी मैम क्वेश्चन रिचा चटानी जी पूछना चाह आपसे, प्लीज अलाउ अस। हाँ हाँ बिल्कुल। रिचा, अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, hi. Good evening, ma'am. हाय, गुड इवनिंग। A very good evening to all the members also, of course. Ma'am, seeing so many awards that you've been receiving constantly, like you've done a great job in your department, of course, in the various departments you were a part of. So I would just like to know कि which was your most pleasurable moment, like, which was the award you were really desperate कि नहीं ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, and you really got it, your most prestigious award. See, I never had craved for awards. But yes, that award, the state award I got from Bhairu Singh Ji, it gave me a lot of pleasure. 1994, I was Deputy Commissioner in Rural Development at Panchayati Raj. And I had settled a lot of pending inquiries against sarpanches, these elected representatives of the panchayats. And I got, yes, it was, and I was the first lady officer to get it. So it gave me real excitement. But I was not that desperate to get any award. But yes, I am happy whenever I receive award. That is there. Yeah, of course. Every award is always very important. Yeah. Not desperate, like the most prestigious award, but it was Yes. something, it meant a lot to Yeah. you. Yeah. That's really nice. Thank you, ma'am. मैम एक आखिरी सवाल इस सेशन को वाइंड अप, सुबुही वाइंड अप करेगी। उससे पहले एक मैं अपने स्तर पे भी पूछना, मैम कभी आप इतनी चीजें करते हैं, कभी बहुत बार हम लाइफ में फेल होते हैं, जो हम सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता, फ्रस्ट्रेशन भी कभी कभी आ ही जाती है, चाहे हम कितने भी पॉजिटिव हो। आपके पास वो लेट आउट स्ट्रेस या गुस्से को निकालने का, हम सबके पास हस्बैंड तो एक जरिया है ही कि हाँ हम उसको एज अ पंचिंग बैग यूज करते हैं क्योंकि किड सकते। और तो मैम आपका जो स्ट्रेस बस्टर रहता है, आप अपना एंगर कैसे, स्ट्रेस कैसे निकाल पाती है? स्ट्रेस, नो डाउट, ये हम ह्यूमन बीइंग, और स्ट्रेसेस होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं, अलग अलग ऑफिस के उसमें भी होते हैं, घर में भी होते हैं। कभी नल खराब हो गया, ये हो गया, तो उसमें भी तो थोड़ा बहुत चिल्ला चिल्लू देते हैं, और लेकिन वो लंबा नहीं रहता, वो गुस्सा स्थायी नहीं रहता। उसके बाद फिर वो गाने वाने शुरू कर देते हैं और स्ट्रेस बस्ट हो जाता है। ओवर टू यू सुबुही। Add one line. हाँ, एक लाइन मैं ऐड करना चाहूंगी। मैम यू आर सच अ ब्यूटीफुल पर्सनालिटी इनसाइड आउट। बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के मैम। ओह, थैंक यू। सुबुही अनल।
मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप आज यहाँ आए और आपने हम लोगों को एक जरिया दिखाया कई चीजों के बारे में, हम अपने आप को कैसे सशक्त कर सकते हैं। आप 1984 से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, जब औरतों के लिए मतलब एक पावरफुल पोजीशन में होना ही अपने आप में एक ख्वाब जैसा था। आपने और आपने हम लोगों में वो ख्वाब देखने की एक इच्छा जगाई और आपने हमें खूब इंस्पायर किया इसके लिए। मैं आपसे ये जानते हैं कि महिलाओं ने पिछले कुछ सालों में हर क्षेत्र में तरक्की की है, मगर वो शायद आप जैसी औरतों का साथ रहा है कि आप लोगों ने हमें इंस्पायर किया। अगेन मैं आपसे तहे दिल से इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आज आपने जो हम लोगों को गाइड किया और आपने हमें एवेन्यूज बताए कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं बिल्कुल चाहूंगी और आई एम श्योर कि हमारी प्रेसिडेंट नेहा भी इस बात को हम अच्छी तरीके से इनकैश करना चाहेंगे कि हम आपकी एक्सपर्टीज को हम किस तरीके से औरतों तक और खास तौर पे बडिंग फीमेल एंटरप्रेन्योर्स तक कैसे ले जा सके। हमें पुरुषों से कोई परेशानी नहीं है, मगर फर्क ये है आजकल भी महिलाओं को पुरुषों से कुछ कम नहीं आंका जाता है, तो हम उसको एक सेम लेवल पे लाना चाहेंगे। और इसमें हम आपसे बहुत बहुत गुजारिश है कि हम आपकी जो भी मदद हमें मिल सके। एंड 40 वुमेन आपके लिए बहुत थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस विद योर स्टोरीज। थैंक यू।